नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिकोड एग्ज़ाम में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इस वर्ष यूपी पीएससी के कैलेंडर में कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया गया था। तब से बार बार जो है आप लोग के मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या 2022 में भर्ती आएगी, और अगर आएगी तो उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो आज का जो ये हमारा सेशन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि समीक्षा अधिकारी 2022 की वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसमें कितने पद हो सकते हैं, और आपको जो तैयारी करनी है, अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप समीक्षा अधिकारी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और हमारे चैनल पर भी पहली बार जो है आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग पुराने हैं इससे पहले कई सारे स्ट्रेटजी के वीडियो उन लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग बिल्कुल ए से जेड तक, यानी बिल्कुल शुरुआत से और अंत तक जो है समीक्षा अधिकारी के बारे में, उसकी तैयारी के बारे में, उसकी योग्यता के बारे में, क्या कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या ट्रेंड है, तो सारा एनालिसिस हम इस लेक्चर में, इस सेशन में देखेंगे। तो धैर्यपूर्वक 1 घंटा मेरे साथ बने रहिए और आपके मन में जितने भी सवाल हैं इस परीक्षा को लेकर, वो सभी मैं दूर कर पाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपका 2 मिनट का समय लूँगा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए हमारा चैनल एक सर्टिफाइड, विश्वसनीय और आप लोगों का जो है आशीर्वाद प्राप्त जो है बहुत ही बड़ा चैनल हो चुका है इस क्षेत्र में। और कहीं भी समीक्षा अधिकारी की तैयारी की बात होती है तो निश्चित रूप से आप डिकोड एग्ज़ाम को कहीं पर भी इग्नोर करने की स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फाउंडेशन कोर्स। हम लोगों ने जनवरी-फरवरी में फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया था, और क्योंकि तभी से सूचनाएँ मिलने लगी थी कि इसकी वैकेंसी 2022 में निश्चित रूप से आएंगी, और इसलिए फाउंडेशन कोर्स ऐसे विद्यार्थियों के लिए स्टार्ट किया गया था जो बिल्कुल जीरो से लेके जो है और बिल्कुल अंत तक, यानी फाइनल स्टेज तक इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप भी जो है हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़कर प्रीलिम्स और मेंस दोनों की चाहे अलग अलग तैयारी कर सकते हैं, एक साथ भी तैयारी कर सकते हैं। एक साथ तैयारी करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि निश्चित रूप से जो है दोनों ही परीक्षाएं अलग अलग नहीं हैं। जब हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस, उसके 2 चरण हैं और दोनों आपको क्वालिफाई करना होंगे, तभी आप फाइनल जो है लीडर बोर्ड में आप अपना स्थान बना चुकेंगे। तो 2016 की जो मुख्य परीक्षा हुई थी, जो री एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें हमारे यहाँ से कुल 8 सिलेक्शन हुए थे। इसमें से कुछ इंटरव्यूज़ भी आपने हमारे चैनल पर नहीं देखे हैं, या देखें तो सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यूज़ भी ज़रूर देख लीजिए। उससे आपको थोड़ा सा जो है एनर्जी ज़रूर प्राप्त होगी और किस तरह से तैयारी करें ये आपको पता चलेगा। तो हमारा जो ये फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन बैच है, ये एक्चुअल में क्या है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच है। इसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी जो है कंबाइंड रूप से कराते हैं, क्योंकि इस परीक्षा का जो अभी तक हमारा 2-3 बैच का अनुभव रहा है प्रीलिम्स और मेंस का, वो स्पष्ट रूप से यही कहता है कि जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और आपने अगर मेंस के बारे में तब तक कुछ नहीं सोचा होता है, तो अगले 3 महीने, 2.5 महीने का जो समय आपको मिलता है वो आपको बहुत ज़्यादा अपर्याप्त प्रतीत होता है। और निश्चित रूप से उस 2.5-3 महीने में मेंस की आंसर राइटिंग, मेंस का पूरा सिलेबस, कोर्स कवर करना जो है आपके लिए आसान नहीं रह जाता है। तो मैं हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप जो है तैयारी करें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, हमेशा प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलें। हाँ, प्रीलिम्स का आपका जब शुरुआत करते हैं आप, तो 75% जो है फोकस आपका प्रीलिम्स पे होना चाहिए और 25% फोकस आपका मेंस पे होना चाहिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो है आप मेंस के सिलेबस को भी समझ जाएंगे, सीख जाएंगे और आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो प्रीलिम्स पास करने के बाद आपको एकदम से जो है जो बहुत बड़ी दिक्कत होगी वो नहीं होने पाएगी। तो इस कोर्स में बेसिकली है क्या, संक्षेप में समझ लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम सामान्य अध्ययन और हिंदी, जो 2 उसके अंग हैं, उनकी टेस्ट सीरीज़ देंगे, PDF नोट्स देंगे और
वीडियो लेक्चर्स देंगे। इसके अलावा मुख्य परीक्षा की जब हम इसमें बात करते हैं तो परंपरागत हिंदी आलेखन का सारा जो है आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। उसकी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, पीडीएफ में नोट्स मिलेगा। तो ये सब होगा। और ये सब आपको प्राप्त कैसे होता है, हमारा ऐप है डिकोड एग्जाम का, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके वीडियो लेक्चर्स वाले आप उसमें सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप कोर्स में डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। डेमो लेक्चर्स से आप अगर संतुष्ट हैं तो आप जो है हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब कोर्स एक बार ले लेते हैं उसके बाद आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार प्ले करके देखिए, कोई लिमिट नहीं है। जो टेस्ट सीरीज है उसको जितनी भी चाहे बार उसको आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और साथ में पीडीएफ नोट्स जो है जो आपको लेक्चर्स में पढ़ाया गया है वीडियो लेक्चर्स में, उसी का आपको पीडीएफ में नोट्स भी मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम कहें तो आपको किताबों की ज़रूरत नहीं रह जाती, क्योंकि मैं आगे अभी सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए किताबों की भी जो है पूरी सूची बताऊंगा कि क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं, हमारे इस कोर्स से जुड़ते हैं, तो आपको एक्सटर्नली किताबों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप अलग से देख सकते हैं, बस इतना। उसके अलावा पूरा सिलेबस समग्र रूप से हमारे वीडियो लेक्चर प्रोग्राम में कवर किया गया है लेक्चर्स के माध्यम से। रीजनिंग के भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। हर सेक्शन का कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, यानी 100% आप जो है पूरी तरह से आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट बाहर से नहीं करना है। एफर्ट बस इतना करना है कि आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। दूसरा हमारा जो फॉर्मेट है वो है कि आप अगर केवल प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपके पास चॉइस है। इसमें जैसा मैंने पीछे बताया, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से संबंधित सारा स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और इसके लिए भी हमने एक जो है टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। उसमें जो है हम अभी तो हम थोड़ा धीमे गति से टेस्ट करा रहे हैं, आगे चल के जो है वहाँ पर और जो है चीज़ें तेज होंगी। तो इन सारे जो है कोर्सेज के बारे में, फाउंडेशन बैच के बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ROARO फाउंडेशन कोर्स लिखकर इस नंबर पर 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई में दे दी जाएगी। आप ऑफिस डेज में, ऑफिस टाइमिंग में चाहें तो इस पर आप कॉल करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो ये तो हमारे कोर्स के बारे में हुआ। मुख्य परीक्षा में जो है जो हम प्रोवाइड करते हैं, अब एक एक चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले वीडियोस भी देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। जो है सभी चीज़ें, मतलब ऐसा नहीं कि केवल प्रीलिम्स और मेंस का आप बैच ले रहे हैं तो आपको केवल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको अलग मिलेगी। मेंस की आपकी कॉपीज़ को चेक किया जाएगा, आपका मूल्यांकन करके आपको फीडबैक दिया जाएगा। जब परीक्षा निकट आ जाती है मेंस की, तब उस समय जो है डेली प्रैक्टिस जो है टेलीग्राम माध्यम से किया जाता है। वहाँ पर आपको आपकी कॉपीज़ को चेक कर फीडबैक दिया जाता है, फुल टेस्ट कराए जाते हैं। यानी सब कुछ जो है जो मेंस की आंसर राइटिंग के लिए आवश्यक है, सब कुछ किया जाता है। और इस बार का जो हमारा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा हमारा बैच रहा है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हमको मिले हैं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उसका 1.5 से 2 गुना हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग मेहनत करें। तो निश्चित रूप से हम बिल्कुल आत्मसंतुष्ट हैं इस मामले में कि हमने पूरी मेहनत की है और बहुत जल्द जो है आप लोग उसका रिजल्ट भी देखेंगे और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है, मैं आपको अभी से बता दूं। तो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही क्रूशियल सवाल है कि परीक्षा का नोटिफिकेशन कब आने वाला है और परीक्षा कब तक हो सकती है। तो देखिए, अभी तक आधिकारिक रूप से कोई भी सूचना कहीं पर भी, ना अखबार में, ना आयोग के द्वारा, किसी अधिकारी के बयान में कहीं पर भी प्रसारित नहीं किया गया है। लेकिन आप जानते हैं आयोग में और हर जगह जो है कई सारे स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं जो वहाँ पर विभिन्न पदों पर आसीन हैं और सौभाग्य से जो है उन्होंने हम ही लोगों से पढ़ा है, तो जानकारियाँ प्राप्त होती रहती हैं। तो अभी की जो स्थिति है, 3 दिन पहले की मैं आपको बात बताऊं, जो जिस तरह से बात हुई है, नोटिफिकेशन इसका जो है जुलाई लास्ट में
या अगस्त की शुरुआत में आने की संभावना है। धीरे धीरे सचिवालय के विभिन्न विभागों से और बाकी जो है जहाँ जहाँ पर भी जो है जैसे राजस्व परिषद है और लोक सेवा आयोग है, सब जगह से धीरे धीरे अधियाचन की प्रक्रिया भेजने की शुरू की जा चुकी है। थोड़े बहुत अधियाचन पहुंच चुके हैं और आप ये जान रहे हैं गवर्नमेंट भी जो करंट की है उन्होंने भी भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए सारे प्रयास किए हैं, तो ये भी उनकी प्राथमिकता में शामिल है। तो चयन वर्ष जो चल रहा है, चयन वर्ष आप जानते हैं जुलाई से जुलाई होता है, तो जितनी भी वैकेंसीज हैं उसमें जो रिटायरमेंट के अगेंस्ट वैकेंसी हैं, जो प्रमोशन होने वाले हैं ARO से RO के लिए, तो सब कुछ कैलकुलेट करके जो है जल्दी ही जो है आपको एक आधिकारिक सूचना के रूप में भी ये पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत जल्दी ही जो है इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अब उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि जुलाई अगस्त में नोटिफिकेशन आ जाता है जैसा कि उम्मीद की जाती है, बाकी आप जानते हैं आयोग का कोई भरोसा नहीं है, अगस्त का सितंबर भी हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि ये जुलाई अगस्त में जो है 20 दिनों के अंतराल में लास्ट के आ सकता है। तो ये तो नोटिफिकेशन की बात हो गई। पद जो है कितने रहेंगे इसके बारे में भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए कोई भी गेस करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। परीक्षा की संभावित तिथि आप जानते हैं कि प्रायः जो है इसकी परीक्षा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 4 महीनों में होती है, लेकिन इस बार जो है आपने आयोग का जो कैलेंडर देखा होगा उसमें दिसंबर की कई सारी तिथियों को आरक्षित किया गया है ऐसी परीक्षाओं के लिए जिनका जो है उन्होंने पहले से प्री डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं। तो एक अनुमान है 18 दिसंबर वाली जो तिथि है ये जो है इस परीक्षा की एक संभावित तिथि हो सकती है, लेकिन इसके बारे में कोई भी मैं जो है 100% श्योरिटी से नहीं कर सकता हूँ। बहुत सी चीज़ें अनुमान पे चलती हैं, पता जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसके आधार पे चलती हैं, तो उसके आधार पे ही मैं आपसे बता रहा हूँ कि 18 दिसंबर इसकी डेट हो सकती है। बाकी जो तिथियां आरक्षित नहीं है उनमें भी एग्ज़ाम कराया जा सकता है, ये तो आयोग का निर्णय है, आयोग अपने हिसाब से कर सकता है। तो ये हो गया आपका जो है वैकेंसी के बारे में जितनी भी जानकारी, क्योंकि मुझे आपको मेरे बारे में पता होगा कि मैं कभी भी जो है सनसनीखेज खबरों को प्रसारित करने में बिल्कुल भी ना रुचि लेता हूँ, ना इंटरेस्टेड हूँ और ना किसी तरह से भ्रमित करने के पक्ष में रहता हूँ। तो जो जानकारी वहाँ से प्राप्त हुई है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, बाकी आप लोग को अब इस पे सक्रिय होकर आगे कार्य करना है। तो अगर हम मान के चलते हैं कि परीक्षा की संभावित तिथि दिसंबर में हो सकती है, तो आपके पास 6 से 7 महीने, 6.5 महीने का समय है और इतना समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त है। बस ये है कि आप अभी से, आज से लग जाइए। अगर आपने अभी तक जो है तैयारी के बारे में नहीं सोचा था तो आपको अभी से, आज से जो है उसके लिए अच्छा प्रयास शुरू कर देना चाहिए। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा सूरत हाल दिखा दें कि ये कंपटीशन कितना टफ है। कभी जो है जब ज़्यादा सीटें आती हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ नीचे हो जाती है, लेकिन अब क्या है सीटें 300, 350, 400, कभी कभी 275, तो इस तरह से सीटों की संख्या कम निश्चित रूप से आती है। तो ऐसी दशा में जो है जो कट ऑफ है, प्रीलिम्स की बात हो रही है यहाँ पर, और ये सामान्य वर्ग के नंबर लिखे हुए हैं। तो सामान्य वर्ग के और वो भी RO के लिए, बाकी ARO की कट ऑफ जो है उससे नीचे जाती है, फीमेल्स की जाती है, क्षैतिज आरक्षण है, लंबवत आरक्षण है, जो है कई तरह के आरक्षण हैं। तो एक मोटा आइडिया देने के लिए वैसे ये आपके सामने है, 2017 में ये 122 गई थी जब निगेटिव मार्किंग शुरू हुई थी। इससे पहले 13-14 के जो आप अंक देख रहे हैं इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, इसलिए 148, 142 आप यहाँ पर देख रहे हैं। 2017 वाले में 122 थी क्योंकि यहाँ पर पोस्ट की संख्या भी ज़्यादा थी 2016 से। 2016 में पोस्ट की संख्या कम हुई और ये जनरल कैटेगरी के RO का कट ऑफ 129 गया, जहाँ पर निगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल है। और अब तो यूनिवर्सल है कि हर एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग अप्लीकेबल है। लेकिन अभी आपको अगले पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको, जो OBC की कट ऑफ है
वो कितनी गई है 132, जनरल की 129। तो बाकी कैटेगरीज का आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए जो है। कुछ लोग जो है कोई विशेष कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो आपके सामने जानकारी है। जितनी मेरे पास जो है ऑथेंटिक जो है डॉक्यूमेंट था उसके आधार पे आपके सामने ये है। तो कहने का बस ये मतलब है कि इस परीक्षा को कतई हल्के में ना लें। सुनने में लगता है कि जो है आरओ पीसीएस से जो है एक लोअर पोस्ट है, लेकिन मेहनत उतनी ही है। अगर आप जो है पूरी प्रतिबद्धता के साथ में, पूरे कमिटमेंट के साथ में, पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर आपको बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है। और अब ये कंपटीशन और भी टफ होने जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आरओ में तो आपको सिंपल ग्रेजुएशन ही मांगता है, जो हमेशा से होता था। आरओ के कुछ विशिष्ट पद भी होते हैं, जैसे आरओ लेखा होता है, आरओ हिंदी होता है, आरओ उर्दू होता है, वहाँ पर विशिष्टता मांगते हैं, लेकिन ऐसे पद बहुत कम होते हैं। सामान्य आरओ यानी सामान्य समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट होती है उसके लिए केवल और केवल ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में चाहिए होता है। अभी तक क्या था, एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए ओ लेवल जो है अनिवार्य था। ओ लेवल का कोर्स वो भी आप जो है नाइलेट से किया हुआ हो, यह अनिवार्य था। लेकिन अब क्या किया है, अभी आपने एक रीसेंट जियो जो है देखा होगा, मैंने भी उस पर जो है वीडियो बनाया था, सारी जानकारी आपको दी थी। ओ लेवल की समकक्षता वाली जो बात थी उसकी जगह उन्होंने 20-25 कोर्सों को मान्यता दे दी है कंप्यूटर के। अच्छी बात भी है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे कंपटीशन और बढ़ गया है। अब एआरओ का फॉर्म जो लोग पहले नहीं डाल सकते थे, ओ लेवल मात्र होने की बाध्यता के कारण अब वो भी जो है एआरओ का फॉर्म भरेंगे। और एआरओ में इतने ज़्यादा जो है फॉर्म आएंगे कि हो सकता है कि आरओ से ज़्यादा जो है कट ऑफ उसकी जाने की संभावना बन जाए, क्योंकि एआरओ में सीट्स भी ज़्यादा होती है। थोड़ा सा मेंस का भी जायजा ले लीजिए। समीक्षा अधिकारी 2017 का जो मेंस है उसका ये फाइनल कट ऑफ या फाइनल रिजल्ट आप इसको कह सकते हैं, ये है जो मैं आपको हमेशा 280 का लक्ष्य देता हूँ। 280 प्लस जो है कि कम से कम आपको निकालने होंगे अगर आप जो है समीक्षा अधिकारी चाहते हैं और अनारक्षित वर्ग में यानी अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है, 278। अधिकतम कितनी गई, 294। इसी तरह से आप बाकी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं। और समीक्षा अधिकारी लोक सेवा आयोग का अलग है, समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद का अलग है, और ये जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय का है। तो कुल मिलाकर हमेशा जो मैं 280 का एक टारगेट आपको देता हूँ वो अप्लीकेबल है। सहायक समीक्षा अधिकारी में थोड़ा सा जो है आपको मेरिट कम दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ओ लेवल वाली बाध्यता थी। तो ये तो उर्दू वाला हो गया, ये लेखा वाला हो गया, इसीलिए यहाँ पर कम है। और सहायक समीक्षा अधिकारी आप उत्तर प्रदेश सचिवालय का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 216 से 274 न्यूनतम से अधिकतम की रेंज बहुत बड़ी है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर सहायक समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद का देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है, और सहायक समीक्षा अधिकारी उर्दू सचिवालय सबका अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। तो ये आप जो है कुल मिलाकर मेंस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप जो है इस लक्ष्य को भेद पाएंगे वास्तव में आपको जो है। और इस बार जो है क्योंकि सहायक समीक्षा अधिकारी में कंपटीशन टफ होने जा रहा है, इसलिए जो आपको ये बहुत कम में जो है दिख रहा है कट ऑफ पे सिलेक्शन हो रहा है। मतलब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको एक बड़ा गैप दिख रहा है कट ऑफ में। ये गैप अब अगली परीक्षा में नहीं दिखेगा, क्योंकि अब कंपटीशन टफ हो रहा है। इसके बाद आते हैं, हम चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे योग्यता की। बहुत सारे सवाल आप लोग के आते हैं, मैं बहुत सारी बार बहुत क्लियरली बताता हूँ, लेकिन आप लोग उसको समझ नहीं पाते हैं या वीडियो को पूरा नहीं देखते, जल्दबाजी में आप लोग कमेंट कर देते हैं। तो देखिए
ये जो है 2021 का नोटिफिकेशन है, जो 2021 के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए जारी हुआ था। यहाँ क्या लिखा है, समीक्षा अधिकारी लेखा, अकाउंट्स। अकाउंट्स में जो है लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होती है, यानी यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएट नहीं चलेगा। इसके बाद इसमें ओ लेवल प्रमाण पत्र भी मांगा जाता है और हिंदी का लिखित ज्ञान होना चाहिए, तो जो है मस्ट है। सहायक समीक्षा अधिकारी, ये भी आप कह सकते हैं, सॉरी, समीक्षा अधिकारी हिंदी, ये भी स्पेशल पोस्ट है। 5, 6, 7 पद, 10 पद तक इसके आते हैं, बहुत ज़्यादा पद नहीं आते हैं। यहाँ पर क्या है, हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि। और ज़रूरी नहीं कि हर साल के विज्ञापन में आपको ये पद दिखे ही। तो ये कैसे हो गए, समीक्षा अधिकारी के स्पेशल वाले पद हैं, ये साधारण वाले नहीं हैं। साधारण वालों की बात हम आगे करेंगे। ये देखिए उर्दू आ गया, अब उर्दू के लिए उर्दू की योग्यता दी है। ये सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा आ गया, तो अब कहाँ की है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सचिवालय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो ये सहायक समीक्षा अधिकारी केवल लेखा की, अभी हम जो है जो सामान्य मतलब जनरल तरीके वाली जो है जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसकी बात नहीं कर रहे, ये सब स्पेशल पोस्टें हैं। अब आपका सामान्य वाला सहायक समीक्षा अधिकारी आ गया, जिसको हम ARO कहते हैं, और इसकी पोस्टें जो है उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, निर्वाचन अधिकारी के यहाँ और लोक सेवा आयोग में होती हैं। इसमें अब तक क्या शैक्षिक अर्हता थी, अब तक ये था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष कोई उपाधि हो। ठीक है, ये तो मतलब ग्रेजुएट होना मस्ट है। इसके साथ एक बाध्यता थी कि डोएक या वर्तमान में जिसका नाम नाइलेट है, उसके द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र, कंप्यूटर में ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सेकंड जो है योग्यता थी, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तीसरी है हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हो, और अगर आपको अंग्रेजी का भी टाइपिंग का ज्ञान है तो आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये इस बार वाली यानी 2021 वाली जो भर्ती है ये उसके अकॉर्डिंग है। 2022 के लिए यानी जो अब फ्रेश वैकेंसी आएगी उसमें ये वाला जो डोएक से ओ लेवल है ये वाला क्लास चेंज होके आएगा। क्या चेंज होगा अब इसको हम आगे बताएंगे। और लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या सरकार द्वारा समकक्ष कोई अर्हता, डोएक से ओ लेवल और हिंदी टाइपिंग, तो ये जो है लोक सेवा आयोग के पदों के लिए हो गया। और जो प्लेन समीक्षा अधिकारी होता है, जहां पर उर्दू, हिंदी, लेखा ये सब कुछ नहीं लिखा होता है, केवल समीक्षा अधिकारी लिखा होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं समीक्षा अधिकारी में। तो जहां पर केवल समीक्षा अधिकारी होगा वहां पर कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक किसी भी एक्सट्रीम में हो, आपने कॉमर्स में किया हो, आपने अकाउंट्स में किया हो, आपने चाहे तो आर्ट्स में किया हो या साइंस में किया हो, BSc किया हो, तो ये सारी चीज़ें केवल आपको सिंपल ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है, जो समीक्षा अधिकारी नॉर्मल वाला होता है। बाकी लेखा की, हिंदी की, उर्दू की, वो सबका जो है स्पेशल अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। तो क्वालिफिकेशन पे आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो जियो हुआ था 5 मई 2022, देखिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगा क्योंकि समय जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो जो अभी जो है पिछले महीने मैंने वीडियो इस पे दिया था कि ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्सेज वाला, उसमें बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया गया है। यहाँ पर मैं एक बात बस ये बताना चाहता हूँ कि जो ओ लेवल शब्द लिखा रहता था उसके साथ लिखा रहता था उसके समकक्ष अर्हता, तो उसको सरकार ने डिसाइड कर दिया है। हालांकि अभी लोक सेवा आयोग की तरफ से किसी भी जो है वैकेंसी में अभी इसको प्रकाशित नहीं किया गया। लोक सेवा आयोग
जब भी कोई नई नोटिफिकेशन वैकेंसी का आएगा उसमें जो है स्पष्ट रूप से इसके बारे में लिखेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है इसमें थोड़े बहुत बदलाव भी कर सकता है। अब इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं। एक कमेटी गठित हुई थी, उसके आधार पर जो है किया गया था। इसमें कहा गया है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, एक एक चीज़ समझिएगा आप लोग, जो है ऑफिस वाले व्हाट्सएप पे अपना सर्टिफिकेट भेजते हैं या क्वेरी भेजते हैं, फिर पूछते हैं क्या मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, मैं क्या ARO की अगली वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो सबका एक ही जवाब है कि ये आपको खुद जांचना है। जिस इंस्टीट्यूट से आपने ये सारे कोर्स किए हैं, जिनका आगे ये पूरा विवरण दिया हुआ है, जियो भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे जियो आप ये सभी जगह मिल जाता है। तो आपको ये खुद पता करना है कि आपने जिस संस्था से ये कोर्स किया है क्या वो जो है अफिलिएटेड है, और किन चीज़ों से अफिलिएटेड है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहली चीज़, केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय, ठीक है, ये क्या हुआ, पहली शर्त। जिस संस्था से आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड से या विश्वविद्यालय से अफिलिएटेड है, उसको वहाँ से मान्यता मिली है। आप अपने इंस्टीट्यूट वाले से पूछिए जिससे भी आपने कोर्स किया है कि आप जो है किससे अफिलिएटेड हैं, उसका आप जो है हमको प्रमाण पत्र अपना दिखा दीजिए तो मैं संतुष्ट हो जाऊं। क्योंकि क्या है, अगर एक सोसाइटी बनाकर किसी ने कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोल लिया है तो वो सरकार के सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन एक पंजीकृत संस्था जरूर है, लेकिन वो कोर्स जो है किससे अफिलिएट होकर करा रहा है ये यहाँ पर मांगा जा रहा है, और उसी की यहाँ पर वैलिडिटी होगी। यूजीसी से क्या वो अफिलिएटेड है, ये सारे ऑप्शन हैं। पहला तो कोई बोर्ड होना चाहिए, एक पहली कंडीशन। जैसे मान लीजिए यूपी बोर्ड है, CBSE है, ICSE है, इस तरह के बोर्ड जो है केंद्र या राज्य सरकार का कोई बोर्ड हो। कोई यूनिवर्सिटी हो, नंबर दूसरी कंडीशन है। लखनऊ यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जो और यूनिवर्सिटी कहाँ से मान्यता प्राप्त होती है, UGC से। तीसरी शर्त है, क्या वो UGC से जो है अफिलिएटेड है, उसने UGC से अफिलिएशन ले रखा है, ये पता कर लीजिए। आप ये सारे सवाल पूछ सकते हैं कि आप बताइए इनमें से आपका अफिलिएशन किससे साथ है, या AICTE से अगर वो अफिलिएटेड है, चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन है नाइलिट या डोएक। ये 5 कंडीशन है, इनमें से कहीं ना कहीं से जो संस्था जिससे आप कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं वो अफिलिएटेड होना चाहिए, तब वो कंप्यूटर का कोर्स बिल्कुल मान्यता प्राप्त होगा। और अगर आपने O लेवल किया है तो कम से कम 1 वर्ष की अवधि का वो होना चाहिए। उसके बाद आपने अगर मान लीजिए O लेवल नहीं किया है तो उसके समकक्ष क्या है, इन्हीं 4 कंडीशन, 1 2 3 4 5, इन 5 कंडीशन मतलब इनसे अफिलिएटेड किसी भी संस्था से, कैसी संस्था हो, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी हो, दोनों ही चीज़ें चलेंगी। गवर्नमेंट की संस्था हो, गवर्नमेंट का मतलब जैसे आप किसी विश्वविद्यालय में सीधे आप कोई कोर्स कर रहे हैं, PGDCA कर रहे हैं, DCA कर रहे हैं, डोएक, मतलब बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट है, अभी देखिएगा। या कोई निजी संस्था भी हो, बस उसकी शर्त ये है कि इन 5 बॉडीज़ में से कहीं ना कहीं से उसका अफिलिएशन होना चाहिए। तो अगर आप O लेवल नहीं है कोई बात नहीं है, 10+2 आप उत्तीर्ण होने ही चाहिए, वो तो बेसिक ही है, क्योंकि आपसे ग्रेजुएशन तो ऐसे भी मांगा जा रहा है। उसके बाद कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि के निम्न पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, यानी कंप्यूटर का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, कम से कम 1 ईयर वाला होना चाहिए, 6 महीने वाला और 11 महीने वाला और 9 महीने वाला नहीं चलेगा। अब ये लिस्ट है, DOAP, DOMA, ADC, ADCA, ADCH। और अब आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट में कि DCAC है हमारा, तो
इसके बारे में मैं नहीं जानता। मैं तो शासनादेश आपके सामने है, अगर आपका DCAC है और इस लिस्ट में नहीं है तो वो जो है वैलिड इनके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो ये 10 की लिस्ट यहाँ हो गई, बाकी 10 यहाँ पर लिखे हुए हैं। डिप्लोमा, मास्टर्स भी है, मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कुल 28 कोर्सेज आपके ऐसे हैं जिसमें आप 10+2 के बाद 1 ईयर वाला आपने किया हो, इनमें से कोई भी, तो वो मान्य है। इसके बाद क्या है, PGDCA या DCA किया हो आपने स्नातक के उपरांत। बहुत ध्यान से हर चीज़ को पढ़िएगा, स्नातक के उपरांत। लेकिन शर्त क्या है, ये जो 5 आपको बॉडीज दी गई हैं, रेगुलेटिंग बॉडीज, इनमें से किसी न किसी से वो एफिलिएटेड होना चाहिए इंस्टीट्यूट, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो अगर आपने स्नातक किया है, उसके बाद आपने कम से कम 1 वर्ष का PGDCA या DCA किया है तो वो भी मान्य हो गया। इसके बाद चलिए UP डेस्को जो एक सरकारी संस्था है, उससे अगर आपने DIT किया है 1 वर्ष का, वो भी मान्य हो गया। स्नातक स्तर पर अगर आपने एक सब्जेक्ट के रूप में कम से कम 1 वर्ष तक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एज ए सब्जेक्ट रहा हो तो वो भी मान्य हो गया। BSc IT हो, MCA हो, BTech हो, A लेवल हो, B लेवल हो, C लेवल हो, इनका कोई कंप्यूटर कोर्स हो, या BCA हो, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी हो, या BSc में कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष तक रहा हो तो भी मान्य हो गया। इसी तरह से सरकारी या निजी संस्था जो एफिलिएटेड हो, हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, ये भी मान्य हो गया। फिर उसके बाद जो है डोएक से मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से या UGC से या किसी बोर्ड से, मैंने 5 आपको बता दिए, वो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो तो भी मान्य हो गया। तो कुल मिलाकर आपको सरकार ने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में जाऊँगा तो मैं विषय से भटक जाऊँगा। तो और ये भी कहा गया है कि ये शासनादेश भविष्य में विज्ञापित होने वाले चयन पर लागू होगा। तो आपने कोई कोर्स ऑलरेडी कर रखा है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से या सरकारी इंस्टीट्यूट से, तो बस आप उसकी मान्यता चेक कर लीजिए। मान्यता चेक करने के लिए मैंने आपको 5 चीज़ें बता दी, उनमें से किसी न किसी से उनका अफिलिएशन होना चाहिए। केवल सर्टिफिकेट पे लिखा हो इससे आप ना मान लीजिएगा, आप उनसे, उस इंस्टीट्यूट से पूछिए कि आपने जिनसे भी अफिलिएशन लिया है उनका आप दिखा दीजिए। जैसे डोएक से जो अफिलिएटेड होते हैं इंस्टीट्यूट, डोएक की आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सबका नाम लिखा हुआ है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। इसी तरह से UGC वाले में भी उन्होंने किस किस को जो है अफिलिएशन दे रखा है, सबका जो है वहाँ पे डिटेल आ जाता है। कौन सी यूनिवर्सिटीज़ UGC से मान्यता प्राप्त हैं, UGC की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर सब कुछ आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट कीजिए और आपको जो है ये जानकारी हो जाएगी। तो ये सब कुछ रहा जो है आपके कि योग्यता क्या है, क्योंकि योग्यता एक बड़ा सवाल होता है और योग्यता को लेकर आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सारा प्रारंभिक डिस्कशन हो चुका है। अब समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, क्योंकि पहला चरण आपका क्या है, प्री है। समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम देने के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना है, प्री के बाद मेंस क्वालिफाई करना है। और प्री कैसा है, केवल क्वालिफाइंग ही नेचर है। प्री के नंबरों का मेंस से कोई संबंध नहीं है। प्री एक जो है सीढ़ी है, इसको आपको पार करके मेंस में जाना है, लेकिन ये सीढ़ी इससे जुड़ती नहीं है। यानी प्री में आप कितने भी नंबर लाएं, उसका मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो रिजल्ट बनेगा वो मेंस के अंकों के आधार पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स जो है कुल 200 अंकों का होता है। निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ये आप सभी वाकिफ़ हैं, जानकार हैं इसके बारे में। प्रीलिम्स में 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो जनरल स्टडीज़ जिसको हम GS कहते हैं, सामान्य अध्ययन कहते हैं,
और दूसरा क्या होता है, सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में सबसे अच्छी बात यह है कि केवल 6 टॉपिक आपको पढ़ने हैं प्रीलिम्स में, और इसमें जो है सामान्य हिंदी में 5 टॉपिक पढ़ने रहते हैं। ये पेपर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और मेंस का पेपर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का होता है। लेकिन जो जीएस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर जिस तरह का प्रीलिम्स में होता है उसी तरह से मेंस में भी होता है, बस प्रश्नों की थोड़ी सी संख्या वहाँ पर कम हो जाती है। और यहाँ पर प्रश्न होते हैं आपके जीएस के 140 प्रश्न होते हैं, सामान्य हिंदी के 60 प्रश्न होते हैं। यानी हर 6 टॉपिक से आपको 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर 140 में सब कुछ आता है, करंट अफेयर्स भी आता है, रीजनिंग भी आती है। आगे हम लोग सिलेबस देखेंगे। तो मुझे लगता है कि आप संरचना समझ गए होंगे। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने जो है आधिकारिक जो आयोग के द्वारा जारी की हुई सिलेबस है, पाठ्यक्रम है समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का। तो जैसे हमने बात की 2 घंटे का समय मिलता है प्रीलिम्स में, और हिंदी यानी जो सेकंड पेपर है हिंदी होता है वो थोड़े गैप के बाद होता है, सेम डे होता है, लेकिन एक साथ नहीं होता है। सबसे पहले आपको पहली पाली में जो है आपको जीएस का पेपर देना होता है, और द्वितीय पाली में आपको जनरल हिंदी का पेपर देना रहता है। उसके लिए 1 घंटा मिलता है, जीएस के लिए 2 घंटा मिलता है। प्रश्न 140 होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी पूर्णांक आपका 140 का हो गया। साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, एग्रीकल्चर, करंट अफेयर्स, सब कुछ पूछा जाता है जो सामान्य अध्ययन में सामान्य रूप से आता है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की चर्चा कर लेते हैं। 140 नंबर का तो आपका जीएस हो गया। हिंदी 60 नंबर की होती है, 60 क्वेश्चन इसमें होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, और इसके लिए जो है समय 1 घंटे का मिलता है। इसमें क्या आपको करना होता है, विलोम शब्द जो होते हैं, केवल 6 ही टॉपिक होते हैं इनको अच्छे से तैयार करने पर। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बैच से जुड़े हों चाहे चैनल से जुड़े हुए हों, मैं हमेशा एक ही मंत्र देता हूँ 55+ का, क्योंकि अगर आप हिंदी में 55+ नहीं ला पा रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स जो है दुविधा में हो जाएगा, और ज़रूरी नहीं है कि आप प्रीलिम्स की बाधा को पार कर पाएँ। इसलिए हिंदी जो है क्या है, मास्टर की है। तो विलोम शब्द 10 पूछे जाएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10, तत्सम एवं तद्भव 10 जो है शब्द आएंगे, विशेष और विशेषण 10, पर्यायवाची 10 शब्द। और जब मेंस में आप ऑब्जेक्टिव हिंदी देंगे तो ये पर्यायवाची हट जाएगा, यहाँ से एक राहत आपको छोटी सी ये मिल जाएगी। तो इस तरह से संपूर्ण परीक्षा 200 नंबर की हो गई। यहाँ तक आप समझ गए हैं, यानी आप स्ट्रक्चर समझ गए हैं। अब आप लोग को जो है जिज्ञासा रहती है कि हमको हिंदी को पढ़ना है या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना के लिए बुक्स क्या होती हैं। तो हिंदी चूँकि आयोग बहुत अच्छे स्तर की पूछता है, और आपको त्रुटि रहित किताबों से पढ़ना चाहिए, ऑथेंटिक किताबों से पढ़ना चाहिए, ऐसे विद्वानों की किताब पढ़नी चाहिए जिनको आयोग भी रेफरेंस में यूज़ करता है जब कभी कोई पेज फंसता है किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन को लेके। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे, वासुदेव नंदन प्रसाद, डॉक्टर हरदेव बाहरी प्लस केदार शर्मा की एक बुक आती है। घटना चक्र तो है ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के लिए जो मस्ट है। राजपाल या प्रभात हिंदी शब्दकोश आपको होना चाहिए आपके पास, और क्यों होना चाहिए मैं बताने जा रहा हूँ। और हमारे संस्थान की यानी डिकोड एग्ज़ाम की हिंदी की ई मैगज़ीन या ई बुक, अगर आप ये ले लेते हैं तो आपको ये सारी किताबें रखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस में घटना चक्र को अलग से ले सकते हैं। तो सारी किताबों की मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं। मेरिट डीमेरिट्स का मतलब ये नहीं कि किसी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हों,
समस्या ये है कि आपसे 6 टॉपिक पूछे जाने हैं, तो उतने विस्तार में सारे टॉपिक सारे बुक्स में एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे मान लीजिए हम हरदेव बाहरी की बात करते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर विलोम शब्द बहुत ज़्यादा नहीं, 300 विलोम शब्द दिए हुए हैं, पर्यायवाची बहुत ज़्यादा नहीं दिए हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या, उन्होंने समीक्षा अधिकारी के ध्यान में रखकर जो है कोई बुक नहीं बनाई है। उन्होंने सामान्य हिंदी की किताब बनाई है जिसमें हिंदी व्याकरण और सामान्य हिंदी के सारे टॉपिक हैं। तो उन्होंने सबको जो है जितना उनके हिसाब से विस्तार आवश्यक था उतना विस्तार दिया है। तो किसी किसी बुक में कोई कोई टॉपिक जैसे तत्सम एवं तद्भव वाला है, तो ये ज़्यादातर बुक्स में आपको बहुत कम में दिखेगा, मुश्किल से 5 पन्ने 6 पन्ने में जो है पूरी बात खत्म हो गई। जबकि तत्सम तद्भव बहुत ज़्यादा जो है विस्तृत है और आयोग के द्वारा ऐसे ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो किताबों में भी कभी कभी ढूंढने से नहीं मिलता है। तो अगर आप जो है इन सारी परेशानियों से बचना चाहते हैं और पूरा ऑथेंटिक शब्दकोश के आधार पर जो है कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, तो आप डिकोड एग्ज़ाम की ई बुक ले सकते हैं। उसके लिए आप जो है हमारे ऐप में से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या जो है इस नंबर पर आप बात कर लीजिए। अगर आपको जो है कोई दिक्कत है तो वहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा। मित्रों, अभी जो मैंने आपको पुस्तकें बताई उसकी ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, और जो है पहचानने के लिए, जैसे कि हाँ, अब यहाँ पर एक बात चली थी अभी, शब्दकोश क्यों होना चाहिए। शब्दकोश इसलिए होना चाहिए कि कभी कभी जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई शब्द है उसका अर्थ क्या है। जैसे कि मान लीजिए विलोम शब्द है, आज्ञ, प्रज्ञ, विज्ञ, इस तरह के शब्द हैं। हो सकता है आपको इनका अर्थ ना पता हो, तो आप कब तक जो है उसको बिना अर्थ समझे, बिना उनका मतलब जाने उसको रटने का प्रयास करेंगे। एक जैसे शब्द हैं, एग्ज़ाम में अगर तीनों मिलते जुलते शब्द रख दिया ऑप्शन में, जो कि रखा ही जाता है, तो क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अभी आपके पास समय है, अभी आपका एग्ज़ाम कल तो है नहीं, ना एक हफ्ते बाद है, ना एक महीने बाद है। तो अगर आप अब से पढ़ रहे हैं या पहले से पढ़ रहे हैं, आप रिवीजन करने जा रहे हैं, दोबारा से लगने जा रहे हैं, तो जिन शब्दों के आपको अर्थ नहीं पता हैं, कम से कम एक हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते अपना खुद का शब्दकोश भी बढ़ाइए, अपना ज्ञान भी बढ़ाइए, और एक सुनिश्चित करिए कि आपको इसका अर्थ पता है। अर्थ पता होने से विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, वर्तनी, सभी कुछ जो है आप सही कर सकते हैं। कोई भी गलती उससे होने की संभावना न्यूनतम रहती है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है कोई ना कोई ऑथेंटिक एक हिंदी का शब्दकोश ले लीजिए। आप जो है, ये राजपाल प्रकाशन पे शब्दकोश आता है, ये डॉक्टर हरदेव बाहरी के द्वारा रचित है। इसके अलावा जो है बहुत सारे और भी प्रभात आते हैं, कई सारे और भी विद्वानों के आते हैं। वर्धा हिंदी शब्दकोश है, सरकारी जो है राजभाषा प्रकाशन की भी शब्दकोश हैं हिंदी के, कोई ले लीजिए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और जैसे आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो अगर जो है मान लीजिए अर्जुन का एक नाम आता है, एक पर्यायवाची आता है सव्यसाची। अब उनको सव्यसाची क्यों कहा जाता है, सव्यसाची शब्द का क्या अर्थ है, आपने रट तो लिया, लेकिन कभी सव्यसाची का जो है अर्थ पूछ लिया गया कहीं पर किसी प्रश्न में किसी तरीके से, तो आप क्या करेंगे। तो थोड़ा सा अगर आप उस शब्द को खोज लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि हाँ, ये अर्जुन का पर्यायवाची है और सव्यसाची का ये मतलब होता है। इसी तरह से देवी देवताओं के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके पीछे कोई ना कोई जो है कहानी छुपी हुई है, कोई ना कोई कथा है। ज़रूरी नहीं आप पूरी कथा जानिए, लेकिन आप अगर उसका अर्थ और उसकी व्याख्या पढ़ लेंगे शब्दकोश खोलकर, तो निश्चित रूप से वो आपको जल्दी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, 2 4 10 साल नहीं भूलेगा। तो ये बुक लिस्ट हो गई, आप वहाँ वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सारा कंटेंट व्यवस्थित तरीके से, प्रामाणिक तरीके से, विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर तैयार किया हुआ और एक ही जगह एक ही बुक में आपको मिल जाए, तो आप हमारी हिंदी की ई बुक ले सकते हैं। और पिछले 3 समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक और मेंस परीक्षा में कभी भी 90% के नीचे कंटेंट इसमें नहीं आया है, हमेशा 90% से ऊपर हमारी ई बुक से कंटेंट आया है। मैंने साक्ष्य सहित आपको कई सारे वीडियोस में
दिखाया है जब जब पेपर हुआ है। उसके बाद मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व कराया है तो अपने पेज नंबर और लाइन तक बताई है कि यहाँ पर आप हमारी ई बुक में देख लीजिए हिंदी की, इस पेज नंबर पर यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर से मैं दावा करता हूँ कि कम से कम 90% कंटेंट यहाँ से आएगा और एक आध एग्ज़ाम में 95 तक भी आ चुका है। कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये जितनी सारी आपको बुक्स बताई है, सारी बुक्स पे रिसर्च करके, सबको खंगाल के, सारे स्रोतों को जो है बिल्कुल उसको कसौटी पे कस के, जितना ऑथेंटिक मटेरियल था सब यहाँ पर इस बुक में देने का प्रयास किया है। और ईश्वर की कृपा रही तो बहुत जल्दी ही जो है आप हार्ड कॉपी में भी इसको देखेंगे। अब हम लोग जो है फिर तैयारी की तरफ बढ़ते हैं। इधर थोड़ी सी हिंदी की बात हो गई, हिंदी की बुक्स की बात हो गई। अब हिंदी पढ़नी कैसे, यहीं पर बात कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो आगे छूट जाएगा सामान्य अध्ययन में। हिंदी में जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, आप ये मान के चलिए कि आपको 3 महीने में पूरा सिलेबस कवर करना है। हम कहते हैं 6 महीने या 7 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है। आपने पहले पढ़ा भी है, तब भी आप मानिए कि आप अब से पढ़ रहे हैं, आज की डेट से शुरू कर रहे हैं। आप पिछली हर बात को जो है इग्नोर कर दीजिए, आज से अपना टाइम टेबल या उसको कहते हैं रीसेट कर लीजिए। 2 टॉपिक्स को लीजिए, लक्ष्य बनाइए कि हम पहले हफ्ते में विलोम एवं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, पढ़ते समय कभी भी एक टॉपिक के पीछे मत पढ़िए। ये ना करिए कि हम विलोम सब पढ़ने लगे तो हम अब 1 महीना विलोम पढ़ेंगे, 1 महीना वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पढ़ेंगे, 1 महीना तत्सम तद्भव पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट तो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन बाकी में जो कमजोरी आ रही है वो जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके करीब आएगा तो आप उसकी टेंशन में जो है बहुत सारी चीज़ों को गड़बड़ करने लगेंगे। तो ये ना हो, इसलिए हमेशा 2 टॉपिक्स को एक साथ लीजिए। या आप 15 दिन का लक्ष्य बना लीजिए कि हमको विलोम और वर्तनी शुद्धि 15 दिन में जितना मैक्सिमम होगा उतना हम पढ़ लेंगे। उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। फिर आप अगले 15 दिन में इन 2 टॉपिक्स को ले लीजिए। टॉपिक्स का चयन आपके ऊपर निर्भर करता है, उसको कवर कर लीजिए। फिर क्या करिए, विलोम एवं वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये जो लिखा है उसी को एग्जाम्पल ले रहे हैं। टॉपिक आप अपने हिसाब से चयन कर लीजिए। यानी पहले 2 जो आपने 15 दिन में पढ़े थे उसको आप 3 दिन देके पूरा रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। यानी कब रिवीजन कर रहे हैं आप, उसका 15 दिन बाद कर रहे हैं। इसी तरह से जब 5 और 6 नंबर वाला आप पढ़ेंगे उसके 3 दिन बाद जो है इसको रिवाइज करेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर आप इसको रिवाइज करेंगे। आप क्या करेंगे, मान लीजिए कितने महीने बीत गए आपके, 1.5 महीने बीत गए। समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप मैनेज करते हैं, 20 दिन रखते हैं, 15 दिन रखते हैं, हफ्ते भर का शेड्यूल रखते हैं। इसके बाद जो है फिर से आप विलोम एवं वर्तनी शुद्धि यानी 1 और 2 टॉपिक पे आ जाइए। जो आपने छोड़ा था उसको कंप्लीट कीजिए। यहाँ जो छोड़ा था उसको अगले 15 दिन में कंप्लीट कीजिए। यहाँ जो छोड़ा था उसको अगले 15 दिन कंप्लीट कीजिए। फिर क्या करिए, 3 दिन का रिवीजन सेशन चलाइए। आपने अब तक जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लीजिए 3 दिन में, यहाँ 3 दिन में, 3 दिन में। तो अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो 4 महीने में पूरी हिंदी, अधिकतम 4 महीने में। और कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हिंदी पे आपको 2 घंटा मैक्सिमम 2.5 घंटा देना है, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना बड़ा कोर्स नहीं है, 6 टॉपिक है, समय आपके पास अभी के हिसाब से पर्याप्त है। जब शॉर्ट या क्रैश कोर्स स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो बात करेंगे। आज की तारीख से जो है आपके पास इतना समय है कि आप 4 महीने में हिंदी को बिल्कुल A to Z पढ़ लीजिए, खूब रिवीजन कर लीजिए और किसी भी ऑथेंटिक बुक से या घटना चक्र की बुक से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में टॉपिक वाइज, जैसे आप विलोम और वाक्य वर्तनी शुद्धि एक साथ पढ़ रहे हैं पहले 15 दिन में, तो इनके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत करने का मतलब ये है कि आप जो है सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं परीक्षा हॉल में।
तो किसी भी दशा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो ये आपका हिंदी है। इस तरह से आप 4 महीने में, 3.5 महीने में पूरी हिंदी को 2 घंटा डेली पढ़कर भी तैयार कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। उसके बाद जो है बचे हुए समय में केवल आपको घुमा घुमा के रिवीजन ही करना है। और अगर आप जो है डिकोड एग्ज़ाम की ई बुक से पढ़ रहे हैं, 3 से 4 महीने में आपको उसको ख़त्म कर ले रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि 55+ आप जो है कहीं भी चूकने वाले नहीं हैं, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी। चलिए हिंदी की बात अब हम ख़त्म करते हैं। हिंदी का हो गया, और हिंदी का बहुत जो है बड़ा योगदान है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। तो हिंदी को कहीं से भी इग्नोर करने की कोशिश मत करिएगा। अपने आप को विद्वान समझने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा एक विद्यार्थी को अपने आप को खाली समझ के, चाहे आपने कितनी बार समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम दिया हो, लेकिन अगर आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको फिर से ABCD से ही शुरुआत करनी है। अब ये सारे जो है सब्जेक्ट्स हैं। मैंने अभी रिसेंटली जो है काफ़ी एनालिसिस की है पिछले 4 पेपरों की। कौन से 4 पेपर आपको दिखाते हैं और उसका क्या निष्कर्ष है, आपको यही समझना है और मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ। RO प्रीलिम्स 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था 20 सितंबर 2020 को, RO प्रीलिम्स 2021 का जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ, यानी सबसे रिसेंट एग्ज़ाम प्रीलिम्स में। RO मेंस 2016 ये 2020 में हुआ था, और RO मेंस 2021 ये अभी 2022 में हुआ था। मैं केवल 4 पेपर्स की ही बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जो है आयोग का जो है प्रश्न पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा बदल गया है, और इसलिए थोड़ा सा हमको इस एनालिसिस से समझना होगा कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। और आप लोग चाहें तो इस स्क्रीन का, मैं साइड में हट गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप हमेशा अपने पास रखिए, बीच में एक आध बार नज़र ज़रूर डालते रहिएगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमको क्या प्रायोरिटी सेट करनी है पढ़ाई में। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। आप प्रीलिम्स 2016 जो कि 20 सितंबर 2020 को हुआ है, करंट अफेयर्स आप देखिए सभी में 26 प्रश्न, 20 प्रश्न, 22 प्रश्न, 21 प्रश्न। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये दोनों मेंस हैं, ये कितने, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 होते हैं, ठीक है। और प्रीलिम्स में कितने होते हैं, 140। तो बहुत ज़्यादा जो है इसको हम आनुपातिक रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर 120 में 22 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर्स से आ रहा है, 21 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि प्रीलिम्स के 26 क्वेश्चन के बराबर है अनुपातिक रूप से। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स में आपको 20 से 22 क्वेश्चन किसी भी हालत में मिलने ही मिलने हैं। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, यूपी करंट अफेयर्स मैंने इसमें से हटा दिया है। यूपी करंट अफेयर्स को मैंने यूपी जीके के साथ ऐड करके लिखा है, यहाँ पर इसलिए स्पेशली लिख दिया है। तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या हो गई, अगर आप नोट कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं तो इसको नोट कर लीजिए। करंट अफेयर्स आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो गई। करंट अफेयर्स, अब यहीं पर हम बात करते चलेंगे इसको पढ़ना कैसे है, एक एक सब्जेक्ट के बारे में यहीं पर बात भी करते चलेंगे, और थोड़ा सा आगे भी बुक्स को अलग से डिस्कस भी करेंगे। तो करंट अफेयर्स में हमारे डिकोड एग्ज़ाम की मंथली मैगज़ीन ऐप पर अवेलेबल होती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या, बुक बहुत सारी अच्छी अच्छी बुकें हैं मार्केट में, लेकिन हम डिकोड एग्ज़ाम की मैगज़ीन क्यों लें, उसके लिए जो सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें आपको यूपी करंट अफेयर्स जो हर महीने मैं चैनल पे पढ़ाता हूँ उसका नोट्स उसी में दिया जाता है। उसके लिए कोई अलग से जो है हमारी मैगज़ीन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी मैगज़ीन है, बहुत नामी प्रतिष्ठित मैगज़ीन्स हैं, उसमें यूपी का इतने में निपटा देते हैं 1 महीने का। और हम यूपी करंट अफेयर्स जो देते हैं वो डायरेक्ट अखबार से बनाया जाता है, इसलिए हमारी मैगज़ीन में
कम से कम 50 फैक्ट जो है हर महीने यूपी का जाता है, कभी कभी 60, 70, 100, 120 तक भी हो जाता है, वो मंथ की न्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर आप यूपी करंट अफेयर्स, क्योंकि यूपी को आप यहाँ देख लीजिए, यूपी भी हल्का नहीं है, 16 प्रश्न, 18 प्रश्न, 9 प्रश्न, 16 प्रश्न। और यही जो है 2 साल पहले यूपी कभी भी 8 से 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है था। तो मैं आपको जो है जो 2020 से बदलाव आया है आयोग के पैटर्न में, उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरा प्रयास सफल रहा तो आप सही दिशा में पढ़ पाएंगे। तो करंट अफेयर्स टॉप प्रायोरिटी पे हो गया। उसके लिए आप जो है क्रॉनिकल की पतली वाली मैगजीन, घटना चक्र, समसामयिकी महासागर इत्यादि मैगजीन्स जो है आप पढ़ सकते हैं। दृष्टि की भी आती है, लेकिन जो बुक्स स्पेशली आईएएस के स्तर की हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पीसीएस और उससे लोअर लेवल के जो स्तर है वो वाला, यानी जो पतली वाली मैगजीन्स आती हैं, जैसे क्रॉनिकल में भी 2 आती हैं, एक 90-100 रुपए की मिलती है मोटी वाली, तो वो ज़्यादातर जो है यूपीएससी की तैयारी वाले लोग पढ़ते हैं। और मैं आपसे कह रहा हूँ जो 25-30 रुपये वाली आती है आप वो ले सकते हैं। आप घटनासार ले सकते हैं, ई दृष्टि ले सकते हैं। तो आप इस तरह की कोई भी एक मैगजीन आप जो लीजिए उसको हर मंथ लीजिए और उसको लगातार फॉलो कीजिए। अब बात आती है कि आपको पढ़ना कब से है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, संभावित है। तो अभी रिसेंटली यूपीपीसीएस का भी पेपर 12 जून को हुआ है, आप लोगों ने पेपर देखा होगा। अब करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पीछे से नहीं पूछा जा रहा है, 6 महीने की रेंज में ही करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 9 महीने का, यानी दिसंबर को मानते हुए 9 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ें। यानी अगर हम ये कहते हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपको अप्रैल से करंट अफेयर्स को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए। इसके बाद आते हैं इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री वैसे तो आपके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग लिखा है, लेकिन मैंने उसको मॉडर्न हिस्ट्री में ही क्लासीफाई कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए इतिहास के 20 प्रश्न, यहाँ पर 12 प्रश्न, यहाँ पे 15 प्रश्न, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप जान रहे हैं कि मेंस में क्वेश्चन भी 20 कम हो जाते हैं, तो आनुपातिक रूप से वही अनुपात आ जाता है। अब यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन कितने हैं, 12, 13, 12 और 6। औसत में आप क्या कह सकते हैं कि कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन केवल और केवल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। यानी भारत में यूरोपीय आगमन से शुरू करके और भारत की स्वतंत्रता तक जो है जितना इतिहास है, ये पूरे इतिहास का 60% है जो आपसे पूछे जाने वाला है। 60 से 65% भी आप इससे कह सकते हैं। एंशिएंट और मिडविल का जो वेटेज है, जो भारांक है, वो यहाँ पर काफ़ी कम है। तो स्मार्ट स्टडी इसी को कहते हैं कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन निकल रहे हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन निकल रहे हैं, आप उनको जो है टारगेट करिए, आप वहाँ पर पढ़िए। यानी आप हिस्ट्री अगर लेके बैठ रहे हैं, आपके पास समय है, तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करिए। मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़िए, लाइन टू लाइन पढ़िए। और मॉडर्न हिस्ट्री के जो भी अभी पीसीएस का पेपर हुआ है, आरओ के प्रीवियस ईयर पेपर है, इनको पिछले 2 सालों में जितने भी आयोग के पेपर हैं, इनको थोड़ा सा एक बार सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। कालक्रम वाले क्वेश्चन, विद्रोह वाले क्वेश्चनों का मिलान, घटनाओं को जो है कालक्रम से मिलाना, विद्रोह हो गए, युद्ध हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स हैं उनके लेखक हो गए और ईयर्स दिए हैं, उनमें दी हुई घटनाएं हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके उपनाम हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को, यानी क्रोनोलॉजी से अगर आप पढ़ेंगे, आप अगर 1600 से शुरुआत करते हैं और 1947 तक आते हैं, तो कोशिश करिए कि एक नोट्स जो आप अपना बनाइए वो बिल्कुल क्रोनोलॉजी में लेके बनाइए, जिससे आपको घटनाओं का जो कालक्रम बार बार पूछा जा रहा है, रिपीट कर करके पूछा जा रहा है,
चौसा का युद्ध जो है, खानवा की लड़ाई, कन्नौज का युद्ध और इनका कालक्रम या इनका सुमेलन, तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल इसी तरह से सिस्टमेटिक याद करनी पड़ेंगी। तो स्मार्ट स्टडी आप अगर करना चाह रहे हैं और ये 6 महीने जो आपको मिले हैं कम से कम, इनका अगर सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको इसी लाइन लेंथ पे जो है पढ़ना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप भूगोल देखिए, 17 प्रश्न, 15 प्रश्न, 15 प्रश्न और 15 प्रश्न। ब्रैकेट में क्या है, विश्व एवं भारत, यानी विश्व का पहले लिखा है 5 और 12, 5 और 8 और 7, 6 और 9, 11 और 4। अब जो ट्रेंड है इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा प्रोमिनेंटली पूछी जा रही है। नदियाँ, द्वीप कहाँ स्थित है, स्थल रुद्ध देश कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है, इस सागर के किनारे कौन सा देश स्थित है या नहीं है, और जलवायु के बारे में, झीलों के बारे में, ऊपर से नीचे उसका क्रम, यानी उत्तर से दक्षिण का क्रम, मान लीजिए 5 नदियाँ या 5 झीलें दे दी गई, 4 झीलें, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम, उनका दक्षिण से उत्तर क्रम, उनका पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। काला सागर है तो उसके किनारे कौन कौन से देश हैं, मृत सागर के किनारे कौन से देश हैं, मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर के किनारे कौन से देश हैं या इनमें से नहीं हैं। तो कुल मिलाकर मेरा जो आपसे कहने का या समझाने का जो आशय है वो ये है कि ज्योग्राफी को जब पढ़िए तो एटलस से, मैप से पढ़िए। केवल पोथी खोल लेके या किताब खोल के बैठने से नहीं ज्योग्राफी आपके दिमाग में बैठेगी। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो मैप बेस्ड पूछा जा रहा है, और आप अगर ज्योग्राफी में ये गलती कर रहे हैं कि आप नोट्स रट रहे हैं, किताबें रट रहे हैं और आप मैप को नहीं देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप कभी भी संतुष्ट होकर सारे प्रश्न ज्योग्राफी के नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैप पे रिलाई करिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी लेना हो आप एटलस ले लीजिए। हर कॉन्टिनेंट में कौन से द्वीप हैं, कौन से महाद्वीप हैं, कौन सी नदियां हैं, कौन सी झील है, उसके चारों तरफ कौन सी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में जो है कौन से स्थल रुद्ध देश हैं, कौन से नहीं हैं। अगर बीच में कोई झील है, सागर है, तो उसके चारों ओर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इन सबको आपको मैप में बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक वेबसाइट है, अच्छा याद आया यहाँ पर, dmaps.com, dmaps.com। यहाँ पर हर कॉन्टिनेंट के, हर देश के आपको ब्लैंक जो है मैप डाउनलोड करने की सुविधा है। आप उसको आप प्रिंट निकाल लीजिए और एटलस से, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की सारी झीलें एक ब्लैंक मैप पे नॉर्थ अमेरिका के बना लीजिए। वहाँ के सारे ग्रासलैंड बना लीजिए, वहाँ के सारी पर्वत श्रेणियाँ एक पे बना लीजिए। उसके चारों तरफ जो है जो सागर हैं, महासागर हैं, उनको बना लीजिए। कौन कौन से द्वीप हैं वो उसको अलग एक मैप बना लीजिए। उसका राजनीतिक मैप भी निकाल लीजिए, ब्लैंक प्रिंट आउट इसी वेबसाइट से। और भी होंगी लेकिन मैंने जो यूज़ किया मैं आपको बता रहा हूँ। कौन सा देश है, कहाँ पर है, उसकी राजधानी क्या है, कैलिफोर्निया की क्या है और बाकी देशों की क्या है। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और ख़ासकर जो समसामयिक चर्चा में रहे हों उनको ज़रूर मैप पे प्रैक्टिस कर लीजिए। मुझे लगता है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया नंबर देने वाला यहाँ पर है 14, 12, 16, 10। तो ये मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन निश्चित हैं, कम से कम 12 क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो आने ही आने हैं। बहुत सामान्य स्तर के आते हैं, दिशा वाले, क्रम वाले, घड़ी वाले, कैलेंडर वाले। देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की उठा के और उन टॉपिक्स को बार बार रिवीजन कर लीजिए। यूपीपीसीएस की सीसैट वाली किताब आती है, उससे जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी 10+2 स्तर की आपके पास एसएससी की जो है कोई रीजनिंग की बुक हो, उससे लगातार जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके लिए हफ्ते में अगर आप जो है 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो पर्याप्त है, आपका एग्ज़ाम तक जो है अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बात आती है
साइंस की। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो 9 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, यानी हम क्या कह सकते हैं, औसत 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। बायोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित है कि आपसे पूछे जाएं। फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा सा रेशियो कम हो जाता है, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, कभी 5 आ रहे हैं, कभी एक ही क्वेश्चन पूछा गया, कभी 2। लेकिन बायोलॉजी से डेफिनेट है कि आपसे 5-6 क्वेश्चन आएगा साइंस सेगमेंट के अंदर। तो साइंस में बायोलॉजी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, देख लीजिए कि कौन कौन से जो है टॉपिक्स रिसेंटली ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उन पर थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। खुद री एनालिसिस करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, बाकी मैं भी एनालिसिस आपको बताऊंगा। इसके बाद बात आती है इकोनॉमी की। इकोनॉमी में आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस की नंबर आपको कम लग रहे होंगे, 8, 9, 6, 5। ये इसलिए कम है क्योंकि जो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स है वो कहाँ जा जुड़ गया है, यहाँ करंट अफेयर्स में जुड़ गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्लेन या ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, जिसमें आपका मुद्रा, बैंकिंग, पंचवर्षीय योजनाएं और बाकी समितियां, आर्थिक सुधार, तो वो सब जो है प्लेन जो है यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स ज़्यादातर जो है करंट अफेयर बेस्ड है, तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी को आप किसी भी बुक से पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को घटना चक्र से सॉल्व कर लीजिए, और बाकी करंट अफेयर्स में विशेष ध्यान रखिए, जैसे कि बजट है, आर्थिक समीक्षा है, जितनी भी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स आती हैं और बहुत सारे सूचकांक इकोनॉमी से संबंधित जारी होते हैं। हर 3 महीने पे जो है कोई ना कोई इकोनॉमिक ग्रोथ का डेटा आता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो या इकोनॉमिक फोरम का हो, किसी का भी हो। बहुत सारी अब तो वित्तीय संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे तो रेटिंग्स आती हैं, फोर्ब्स की लिस्ट आती हैं, इन पर नज़र रखिए, इनके शॉर्ट नोट बनाते रहिए। करंट अफेयर्स से इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को अलग लिखिए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक करंट अफेयर्स को लगातार अपडेट करना पड़ता है। हर 3 महीने में हो सकता है वही सूची रिवाइज होके आ जाए, इसलिए इकोनॉमिक करंट अफेयर्स के नोट्स को हमेशा अलग लिखिए, जिससे कि उसको आप अपडेट कर सकें। साथ में खनिज के उत्पादन भंडारण का डेटा, फल सब्जी यानी हॉर्टिकल्चर, अनाज, इनके उत्पादन का डेटा जो है वर्ल्ड लेवल का और इंडिया लेवल का दोनों ही इसमें आपसे पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसको अभी रिसेंटली भी आप देख लीजिए, आरओ मेंस में भी क्वेश्चन आया था, अभी पीसीएस प्री में भी क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन जो है लगातार पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमी पढ़ने के लिए आप नॉर्मल जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 9 to 12 वाली जो है बुक्स जो है, या जो है बाकी प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक आता है, दृष्टि की क्विक बुक ले लीजिए, या महेश वर्डवाल की जो है सीरीज आती है पूरी जो है, आप उसको ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स के हो गए। इसी तरह से भूगोल में जो है बेस्ट बुक आप जानते हैं कि महेश वर्णवाल साहब की है, बाकी वाणी प्रकाशन की बुक भी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। दृष्टि की क्विक बुक भी ले सकते हैं, और अब तो घटना चक्र जो ई दृष्टि प्रकाशन है उसकी भी कई सारी बुक्स आ रही, तो वो भी ले सकते हैं। इतिहास में आप एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं आपको अलग अलग भी बुक लिस्ट दिखाता हूँ। एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा, और एनसीईआरटी के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप जो है घटना चक्र से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर यूपी को अभी हम लोगों ने छोड़ दिया है, वो यूपी देखिए 4थे नंबर पे सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग है। और यूपी में खास बात है, पिछले 2020 से यूपी के क्वेश्चंस का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जहाँ पर ये 8 और 7 क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब 16-18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके करंट अफेयर्स की भरमार हो गई है। तो यूपी के लिए वाणी पब्लिकेशन ले लीजिए, घटना चक्र की यूपी जी के ले लीजिए, या अन्य किसी प्रकाशन की ले लीजिए, थोड़ा अच्छा ऑथेंटिक डेटा जिसमें हो। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर मंथ इस चैनल पर करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, ई बुक में उसका नोट्स दिया जाता है, जो हमारी मंथली मैगजीन है वो आप फॉलो कर लीजिए। करंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
और यूपी में मेले, त्योहार, कला, संस्कृति, यूपी का इतिहास अब बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। मतलब लगते वो इतिहास के क्वेश्चन है लेकिन वो यूपी पे बेस्ड होते हैं। तो यूपी के इतिहास से संबंधित क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, यहाँ के तीर्थ स्थानों को, यहाँ के जो है पर्यटन स्थलों को, इन सब पे बहुत क्वेश्चन, और ऐसे पर्यटन स्थल, ऐसे मंदिर, ऐसी मस्जिदें जो बहुत कम चर्चित हैं उनके बारे में भी अब सवाल आने लगे हैं। इसलिए आप इग्नोर किसी को नहीं कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है, आप उनको अच्छे से पढ़िए। पॉलिटी बहुत ही स्टैटिक है। पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर जो है प्रीवियस ईयर से मैच करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें आयोग के द्वारा एक्सपेरिमेंट देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी जो है कोई समसामयिक विषय चर्चा में हो, जैसे समान नागरिक संहिता है या और निजता का अधिकार है या अनुच्छेद 21 से संबंधित, तो इस तरह के प्रश्न काज जो है कभी कभी करंट अफेयर्स पे बेस्ड दिख जाते हैं। बाकी जो है राज व्यवस्था या पॉलिटी में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता। तो अगर आप इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिए तो समझ लीजिए कि ये जो 8-9 नंबर का सेगमेंट है ये आपका पक्का हो जाएगा, और बहुत स्टैटिक तरीके से यहाँ पूछा जाता है। पर्यावरण भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब प्रमुखता से पूछा जा रहा है। हालांकि इसका वॉल्यूम आपको बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन पेपर में पहले इसको 2, 3, 4 क्वेश्चन में निपटा दिया जाता था। अब ये 7 से 9 क्वेश्चन और 10-10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। इसमें करंट की भी घटनाएं पूछी जाती हैं। तो पर्यावरण के लिए घटना चक्र की जो है बुक आती है, आप उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। वाणी पब्लिकेशन है। उसके अलावा जो है परीक्षा मंथन की पर्यावरण की एक अच्छी बुक आती है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लें तो वो भी बेहतर है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। और ज़्यादातर चीज़ें इसमें जो है क्लाइमेट चेंज, ओजोन की परत और ग्लोबल वार्मिंग, इन सब से जोड़कर जो है ज़्यादातर पूछी जा रही है। तो मतलब जो मॉडर्न पहलू है, एक तो ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या गैसों का संगठन और बायोटिक एबायोटिक फैक्टर, इनसे अब प्रश्न कम आ रहे हैं। अब जो है जो मॉडर्न जो है अभी जो हमारी वास्तव में जो कंसर्न है, जो हमारी चिंताएं इस समय, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, और तो इन सब पे जो है क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इनको थोड़ा डीप यहाँ पर पढ़ने का प्रयास कीजिए। कृषि से बहुत ही चौंकाने वाले प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं। पिछले 2 सालों में 20, 21, 22 मतलब तीसरा साल ये चल रहा है। अब तो प्रजातियाँ हैं, कृषि की विधियाँ, जो मतलब कृषि के विद्यार्थी ही जान सकते हैं। सामान्य किताबों में जो है बहुत ज़्यादा उसका वर्णन भी नहीं होता है। यहाँ तक पूछ लेते हैं, कलम लगाने की विधि पूछ लेते हैं, पेस्टिसाइड्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा इन प्रश्नों का एनालाइज कीजिए और नए सिरे से जो है थोड़ा सा डीपर पढ़ने का प्रयास कीजिए। कृषि में 5, 7, 8, 9 क्वेश्चन तक जो है पूछे जा रहे हैं। जनगणना आरओ में एक समय ऐसा था समीक्षा अधिकारी में कि 15-15, 20-20 क्वेश्चन जनगणना से पूछ लिए जाते थे, लेकिन फिलहाल जो है जनगणना से क्वेश्चन बहुत कम हो गए हैं। आप देख लीजिए आरओ मेंस 2021 में जनगणना से कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। और इसकी एक वजह भी है, क्योंकि अभी तक 2011 की जनगणना से जो प्रश्न आते थे वही आते थे। 2021 की जो जनगणना शुरू हुई थी वो उसका अभी तक जो है आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ पाई है। तो थोड़ा सा जो है आयोग का जनगणना से ध्यान हट गया है। फिर भी किसी चीज़ को ना पढ़ के नहीं रिस्क लिया जा सकता है, इसलिए पढ़ना तो ज़रूरी है ये। तो उसको पढ़िए और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इस पर ज़्यादा फोकस करिए। घटना चक्र की बुक जनगणना की आती है, वाणी की, 2 में से एक आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। मिसलेनियस के लिए आप ल्यूसेंट में जो पीछे ल्यूसेंट जीके ले लीजिए। ल्यूसेंट जीके में जो पीछे टेबल्स बनी हैं, जैसे बांध हैं, नगर हैं, नदियां हैं, उनके किनारे अवस्थित है, शहर हैं, बाकी जो है कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है, या देश हैं, उनकी मुद्राएं हैं और उनकी राजधानियां हैं। तो इस तरह के जो मतलब जिनको हम लोग प्योर जीके कहते हैं, तो उनको आप जो है ल्यूसेंट में पीछे करीब 20-30 पन्नों में ये पूरा दिया हुआ है, उसको आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।
आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जैसे यूपी का है तो यूपी में कवर हो जाएगा, बाकी एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट का आ जाता है, मॉडर्न में मॉडर्न आ जाता है, मिडिवल में मिडिवल आ जाता है। थोड़ा बहुत जो है फोक डांसेज जो हैं, लोक नृत्य हैं, बाकी पारंपरिक नृत्य हैं, गायन शैलियाँ हैं और कलाकार हैं, वाद्य यंत्र उनके जो है बजाने वाले लोग हैं। तो इस तरह से जो है ये भी आपको जीके वाली ही बुक में मिल जाएगा, उसको कवर कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें 2020 से जो आयोग का प्रश्न पूछने का पैटर्न है वो बिल्कुल अलग ढर्रे पे जा रहा है। और आपने देख लिए कि 4-5 विषय कौन से बड़े बड़े हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री और भूगोल, यूपी स्पेशल, साइंस, एग्रीकल्चर। अगर आप जो है ऊपर के ये 1 2 3 4 5 6 इनको अगर आप अच्छे से पहले राउंड में 3-4 महीने में तैयार कर लेते हैं एक अच्छी स्ट्रेटजी बना के, तो निश्चित रूप से जो है आप 60-70% तो आपने काम का ख़त्म कर दिया, क्योंकि 65 से 70% क्वेश्चंस यहीं से निकल के आ रहे हैं। तो जो बड़े सब्जेक्ट हैं अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं और करनी भी चाहिए तो आप पहले जो है उसको कवर करिए, और जिससे कि आपका एक बड़ा पोर्शन जब खत्म हो जाएगा तो आपको एक रिलीफ मिलती है, एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है एग्जाम के पहले कि चलो हमने 70% सिलेबस कवर कर लिया है, बाकी का 30% बहुत आराम से हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये पहले का ट्रेंड है, आप देख सकते हैं, लेकिन अब इसका कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। मैंने पूरी एनालिसिस की है हमेशा से, जो है 16, 13, 14 प्री, उसमें जो कैंसिल वाला एग्ज़ाम है सब में क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे पूछा गया, तो ये पूरा डिटेल में स्टडी है यहाँ पर जो है आपके सामने। बुक्स के बारे में हमने बात कर ही ली है, एक बार आप एक नज़र यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको बढ़ा देता हूँ, फिर थोड़ा सा हम स्ट्रेटजी पे और बात कर लेते हैं, क्योंकि बुक्स जो है आपके सामने है, आपकी चॉइस है। एनसीईआरटी को मैं ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास समय है, और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने में सक्षम हैं तो आप सभी जितने भी पॉसिबल एनसीईआरटी हैं 9 से 12 तक की जो आपके जीएस में आ रही हैं वो कर लीजिए। सभी की घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरओ के सॉल्व कर लीजिए, हिंदी के लिए भी यही एप्लीकेबल है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लिस्ट मैंने इसीलिए यहाँ पर दे दी है, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। और एक पब्लिकेशन कोई भी जिस पे आप भरोसा करते हो उसको आप ले लीजिए और उस पर बात कर लीजिए। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो रीजनिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको आप जो है तैयार जो पहले कर लीजिए, मतलब उनको प्रायोरिटी दीजिए, बाकी पढ़ना तो आपको सब कुछ है। तो ये सारा डिस्कशन, एनालिसिस, बुक्स के बारे में बातें। अब हमने हिंदी के बारे में सब कुछ समझ लिया, मैंने आपको बता दिया कि 2 टॉपिक लेके चलिए। अब आपको जीएस में कैसे पढ़ना है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 महीने में आपको पढ़ के रिवाइज भी कर लेना है। आप दिसंबर का प्लान मान के चल रहे हैं, तो दिसंबर 2022 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास 6 मंथ्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा समझ के रिलैक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे थे या आप उतनी गंभीरता से इसके बारे में नहीं सोच रहे थे तो निश्चित रूप से आज ही आपको अपना प्लान तैयार कर लेना चाहिए। 2-3 बेसिक बातें जो आप अपना स्टडी प्लान तैयार करते समय शुरू करें। सबसे पहले प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को ऊपर लें। प्रायोरिटी का अर्थ ही है कि आप उनको जो है वरीयता देंगे। प्रायोरिटी में जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको पीछे लिस्ट दिखाई है, आप 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट को चुन लीजिए, इसको हमको पहले ख़त्म करना है। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि कभी भी सिंगल सब्जेक्ट को लेकर आगे मत बढ़िए। ऐसा ना हो कि हमने कह दिया कि 10 से 12 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं तो आप मॉडर्न हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा उठा लीजिए और उसको आप 2 महीने तक जो है उसमें पढ़ के पीएचडी करने लगिए। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको बैलेंस्ड स्टडी करनी है और अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपना प्लान तैयार करना है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में, यानी मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के अच्छे जानकार हैं, आपने हिस्ट्री अच्छी पढ़ी है, आपको रुचि है उसमें, हो सकता है आप हिस्ट्री के टीचर भी हों, तो आपके लिए हिस्ट्री कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, तो आप ज्योग्राफी की तरफ जाइए।
आप कृषि देखिए, आप यूपी स्पेशल देखिए। पहले अपने जो वीक एरियाज़ हैं उसको इस 6 महीने में आपको सही करना है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी खुद बनानी है। मैंने आपको एक प्रायोरिटी संभावित बता दी कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें आपका कौन सा पक्ष कमज़ोर है, आपका कौन सा पक्ष मजबूत है, ये आप जानते हैं। तो अपनी प्रायोरिटी के सब्जेक्ट खुद चुनिए और एक बार में अगर आप 1 मंथ का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 3 सब्जेक्ट को, सिंगल सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ना है। सिंगल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा आखिरी में प्रेशर क्रिएट कर देता है। आप एक सब्जेक्ट में पारंगत हो जाते हैं, बाकी चीज़ें रखी रह जाती हैं और अंत में जो प्रेशर होता है, जो टेंशन होती है, उसमें फिर आप जो है बियर नहीं कर पाते हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। हमेशा 3 सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलिए। उसकी वजह यह है कि आपका साइड बाय साइड जो है 2-3 सब्जेक्ट जब तैयार होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज़, बोरियत नहीं होती है। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसके साथ बायोलॉजी पढ़ लीजिए, उसके साथ जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। आप अपना ऐसा शेड्यूल बनाइए कि मैं 6 घंटे जीएस पढ़ूंगा तो 2-2 घंटे जो है मैं इन 3 सब्जेक्ट्स को डेली दे रहा हूँ। 2-2-2 इन 3 सब्जेक्ट को दे रहा हूँ। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको नियमित रूप से 45 मिनट या 1 घंटा, अगर आपके जॉब में नहीं हैं और आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं, एक फुल टाइम जो है आप अभ्यर्थी हैं, तो आप 1 घंटा करंट अफेयर्स का दीजिए, जिसमें से आपको आधे घंटे जो है किसी भी राष्ट्रीय अखबार जो आपके घर में आता हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, कोई भी आता हो, उसमें जो प्रमुख खबरें हैं उनको पढ़िए, उनका नोट्स बनाइए। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको पोथा तैयार करना है, आपको किताब लिखनी है। आपको केवल वो पॉइंट्स नोट करने हैं जिनको आपको विश्वास है कि आप भूल सकते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स को नोट करना है और उनसे ही आपको जो है उस नोट्स के आधार पर जो है आगे रिवीजन करना होगा। बाकी आधा घंटा आप जो भी मैगजीन लाते हैं उसको पढ़िए। तो 1 घंटा करंट अफेयर्स पे और 2-2 घंटा, मतलब 6 घंटा में 3 सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है। उधर हिंदी का आपको 2 घंटा रखना है। तो आप देखेंगे आपका 8 से 9 घंटे का प्लान ये बन रहा है अगर आप फुल टाइमर हैं। अगर आप पार्ट टाइमर हैं और आपकी प्रबल इच्छा है, प्रबल प्रतिबद्धता है कि आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, 2022-23 में आप बन के दिखाएंगे, तब भी आपको 5 घंटे का स्टडी प्लान चुनना होगा। इस 5 घंटे में आप क्या करेंगे? 1 घंटा हिंदी को देंगे, उसके अलावा 3.5 घंटा कम से कम आप जो है जीएस को देंगे, आधा घंटा आप जो है करंट अफेयर्स को देंगे। एक साथ कभी भी 1 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए। कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाय कॉफ़ी पीजिए, नाश्ता करिए, टहल घूम के आइए, फिर 10 मिनट बाद फिर बैठ जाइए, 1 घंटा पढ़ लीजिए। और एक सेशन, मतलब जैसे 2 घंटे का एक सेशन हुआ ना, एक सेशन यानी 2 घंटे के एक सेशन और अगले सेशन के बीच कम से कम 1 घंटे का गैप रखिए। उसके बीच आप नाश्ता कर सकते हैं, थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, बाकी कुछ दैनिक कार्य आप निपटा सकते हैं। जो लोग जॉब में हैं, समय कम है, उनको हर हालत में 5 घंटा निकालना होगा। 5 घंटा निकालने का तरीका ये है कि सुबह आपको थोड़ा सा जल्दी उठ के एफर्ट करना होगा। अगर आप 2-2.5 घंटा सुबह पढ़ लेते हैं, 2-2.5 घंटा आप शाम को आके पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आराम करके, तो आपका ये 5 घंटे वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ना चाहिए, रात के 12 बजे पढ़ना चाहिए, दोपहर में पढ़ना चाहिए। सबकी अपनी रीडिंग हैबिट्स होती हैं, सबका अपना तरीका होता है। आपको जब अच्छा लगता हो, जिस पोजीशन में अच्छा लगता हो, वैसे पढ़िए, बस पढ़िए और रिवाइज करिए। अब पढ़ाई के साथ में निगेटिव मार्किंग है यहाँ पर आपके इस एग्जाम में। निगेटिव मार्किंग से कैसे ओवरकम करेंगे, इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? रिवीजन। अगर आप 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 महीना हो गया, हर हफ्ते में 1 दिन, मतलब महीने में कितने 4 संडे होते हैं, कम से कम 4 संडे तो होते ही हैं।
हर संडे को क्या करिए, संडे मतलब रिवीजन डे, संडे मतलब रिवीजन डे। इस दिन आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, केवल जो आपने पिछले हफ्ते पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। और एक महीना पढ़ने के बाद, यानी आपने मान लीजिए एक महीने का टारगेट सेट किया था कि 3 सब्जेक्ट का हम 25-25% कवर कर लेंगे 2-2 घंटे पढ़ के। एक महीना पूरा हुआ, उसके बाद 3 दिन के लिए बिल्कुल नई चीज़ें पढ़ना बंद। 3 दिन केवल उस पूरे महीने का रिवीजन। आपने बीच में वीकली रिवीजन भी किया है, अब आप मंथली रिवीजन करिए। तो रिवीजन नहीं करेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, निगेटिव मार्किंग की चपेट में आ जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते ही पता चलेगा कि आपने 125 वहाँ सही कर रहे थे, बाहर आएंगे तो वो 85 पे आ जाएंगे। और ये सबके साथ होता है, ये कोई नई बात नहीं है। उसका एक और एक उपाय है, मूल मंत्र है, रिवीजन। तो दोस्तों पढ़िए कम, रिवीजन ज़्यादा करिए। जितना पढ़िए उसको पक्का करिए, बहुत अधिक पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस जो पढ़िए उसको इस तरह से पढ़िए। आप अगर ये कहते हैं कि मेरा 60% कोर्स तैयार है, तो बस 60% ही तैयार करिए, आप 100% तैयार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 60% आपका ऐसा तैयार होना चाहिए कि उससे जो क्वेश्चन आया है वो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। और प्रायोरिटी एरियाज़ को ध्यान रखिए, प्रायोरिटी टॉपिक्स को ध्यान रखिए। मैंने पीछे बहुत सारी आपको बातें बताई हैं, उनको ध्यान रखिए। और हिंदी को कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा समय आपको देना है। ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स, वोकैबुलरी को आपको अपना बढ़ाना है। अब ये सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली प्रीलिम्स की। मेंस का क्या होगा? मेंस को भी साथ में पढ़ना है। मेंस में जीएस में कोई दिक्कत नहीं है, जीएस वही है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, हिंदी वही है जो आप पढ़ रहे हैं। आपको अलग से क्या करना है? आपको अलग से ये करना है कि हफ्ते में एक निबंध लिखिए। क्या करिए? हफ्ते में एक निबंध। निबंध कैसे लिखें, कैसे प्रस्तावना बनाएं, कैसे रूपरेखा बनाएं, कैसे आगे का निष्कर्ष लिखेंगे, मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, उस पे 4-5-6 वीडियो मेरे हैं इसी चैनल पर, आप ढूंढ लीजिए और देख लीजिए। हफ्ते में एक निबंध लिखिए और इसको आंख बंद करके लिखने की ज़रूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आंख खोल के, यानी आप किताब की सहायता लीजिए, आप अखबार के संपादकीय पढ़िए। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन हर महीने आती है, सबसे सस्ती होती है, सरकारी प्रकाशन की होती है, 15-20 रुपए की मिलती है, ले लीजिए। सभी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप उसको एक निबंध उससे बना सकते हैं। तो अगर आप निबंध से बिल्कुल भी परिचित नहीं है तो निबंध अभी आप देख के लिखिए, विभिन्न स्रोतों को आप ध्यान में रख के उससे निबंध तैयार करिए। पहले स्टैटिक टॉपिक्स को लीजिए। जैसे स्टैटिक टॉपिक्स का मतलब है महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम, दहेज उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह के स्टैटिक टॉपिक्स को लीजिए, क्योंकि इन पे आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। थोड़ा सा नेट पे पढ़िए, थोड़ा सा कहीं संपादकीय में मिल जाए, किसी मैगजीन में मिल जाए, किसी पत्रिका में मिल जाए। और 600 शब्दों का आपको लिखना है तो आप 700-800 शब्दों का तैयार कर लीजिए। और इस तरह से जब आप हफ्ते में एक निबंध लिखने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा लिखने का एक रूटीन आ जाएगा। तो एक काम तो आपको ये करना है, मेंस की तैयारी की तरफ आपको बढ़ना है। दूसरा जो है, निबंध के बाद जो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते में ये मान लीजिए कि आपको जो भी आपके पास हिंदी की बुक हो सभी में मुहावरे लोकोक्तियाँ दी हुई हैं। 50 मुहावरे लोकोक्तियाँ मिला के एक हफ्ते में पढ़ लीजिए, उनका अर्थ पढ़ लीजिए, वाक्य प्रयोग पढ़ लीजिए। ये सब आप नोट कर लीजिए, आपको ये फॉलो करना, नहीं तो आपको मेंस के समय, प्रीलिम्स के बाद एकदम से बहुत दिक्कत होने वाली है। प्रशासनिक शब्दावली पूछी जाती है, हर बुक में पीछे प्रशासनिक शब्दावली दी है। ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते में आप 30-40 वर्ड जो है उसको तैयार करिए। तो इस तरह से मेंस को, मतलब मैंने पहले भी आपसे कहा ना कि मेंस को आपको अभी केवल 25% समय देना है, 75% फोकस आपको कहाँ करना है, प्रीलिम्स पे करना है।
तो ये जो 25% वाला है इसको भूलना नहीं है, इसको साथ में लेके चलना है, धीरे धीरे जो है इसके साथ आगे बढ़ना है, तभी जो है आप कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया और ये काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया। और अगर आपने चीज़ों को समझने का प्रयास किया है तो मैंने लगभग हर चीज़ आपको बताई है और दिखाया भी है, एनालिसिस भी यहाँ पर आपको देने का प्रयास किया है, क्या कैसे कर सकते हैं आप। बाकी करना आपको है। मैं आपका एक मेंटर ज़रूर बन सकता हूँ, एक गाइड बन सकता हूँ। और बहुत सारे किताबों के भ्रमजाल से बचना हो, स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करने से बचना हो, नोट्स बनाने से बचना हो, तो आप जो है हमारे कोर्स पे 100% रिलाई कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सेम उसी मेथड पे हम अपना नोट्स तैयार करते हैं, अपने लेक्चर्स तैयार करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, PDF नोट्स देते हैं और सारी चीज़ें उसी पैटर्न में आपसे तैयारी भी करवाते हैं। टेलीग्राम के माध्यम से आपसे लगातार जुड़े रहते हैं, वहाँ पर भी डिस्कशन होता है, अपडेट्स देते हैं। तो आप चाहें तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। फिर आपकी क्वेरीज़ होंगी, निश्चित रूप से क्वेरीज होंगी और क्वेरीज होनी भी चाहिए। और एक नए वीडियो में फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।